नमस्कार, आप लोग का फानी गेम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे भाई आज से शुरू किया जाएगा केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि आपके नीट से ही ICR BHU यूपी कैरेट BCSE सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाई लैंग्वेज आपका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जिसका पहला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा भाई इसके क्वेश्चन जो है कैसे आपके हैं, मतलब इससे और हाई लेवल चाहिए या इससे थोड़ा सा लो लेवल चाहिए। तो इसका ध्यान रखना है आपको भाई। मेन रूप से इसको BHU के लिए तैयार किया गया है, तो आप नीट की या कर सकते हैं, तो इसी लेवल के वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। VCSE के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, यूपी कैडेट देख रहे हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, ICR देख रहे हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, सारी जगह पे केमिस्ट्री आने वाली है। ओके, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन का दीजिए आप लोग जवाब भाई। पहले क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? देखिए पहले क्वेश्चन को किया जाए। कह रहा है भाई एक चूने के 50 ग्राम को विघटित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? देखो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे चूना की बात की जाए कितना होता है? CaCO3 होता है। चूना ये हमारा हो गया। अगर इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए तो कितना होता है? HCl होता है। अब इससे बना क्या रहा है, कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? देखिए अगर इसकी रिएक्शन कराया जाए तो क्या हमें प्राप्त होगा? यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Cl2 प्लस H2O और प्लस में CO2। यहाँ पे 2Cl हो जाएगा क्योंकि बैलेंस हो जाएगा भाई, क्योंकि हमारा 2 क्लोरीन दोनों साइड रहने चाहिए और 2 हाइड्रोजन हमारे पास रहने चाहिए। ओके, ये आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता है 50 ग्राम को विघटित करने के लिए। अगर 100 ग्राम की बात कीजिए, 100 ग्राम को विघटित करने के लिए 100 ग्राम जो हमारा यहाँ पे CaCO3 यानी चूना जो है उसको विघटित करने में कितना लगता है? 73 G ग्राम लगता है। HCl आवश्यक है 73 G यानी 73 ग्राम HCl आवश्यक है। अब 50 ग्राम की अगर बात की जाए, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएगा भाई? 73/100 और गुणे 50। इससे काटा 2 हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36.5 ग्राम, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। देख सकते हैं एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। 100 कार्बोनेट को जो यहाँ पे हमारा जो 100 ग्राम चूना होगा उसके लिए 73 HCl चाहता है, ये आपका फार्मूले से आ जाता है। उसके बाद आपका 50 ग्राम के लिए कितना चाहेगा भाई? 50 ग्राम के लिए इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे तो आपका सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट दिया है दूसरा क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है तो 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड होम नहीं रहेगा एवं 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट को उत्पन्न करने के लिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान अभिक्रिया करेगा? If all of the mass conservation is followed, how much mass of the silver nitrate will react with the 5.85 gram sodium chloride to produce 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड? यहाँ पे होम यहाँ पे हो गया तो टाइप गलती से, एंड 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। देखिए इसको कैसे किया जाएगा, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कैसे किया जाएगा? यहाँ देखिए आपका क्या क्या देख रखा है? सिल्वर क्लोराइड और क्या देख रहा है? सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमें यहाँ पे क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान अभिक्रिया करेगा? सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3 हो जाएगा, AgNO3 प्लस आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एरो। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे NaNO3 हो जाएगा, ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, प्लस AgCl हो गया। ओके, सिल्वर क्लोराइड AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पे हमारा A नहीं पता है, ये X मान लेते हैं, और यानी ये Cl यानी सोडियम क्लोराइड कितना दे रखा है? सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का कितना दे रखा है? सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पे 5.85 दे रखा है, ये वाला 5.85, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। उसके आगे नेक्स्ट NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट की बात करें कितना दे रखा है? 8.5 ग्राम दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है AgCl यानी सोडियम क्लोराइड की बात की जाए, सोडियम क्लोराइड कितना दे रखा है? 14.35 दे रखा है, 14.35 दे रखा है। सभी ग्राम में है, याद रखिएगा। यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पर भी ग्राम आपका लगा हुआ है। अब कुछ भी नहीं करना, इनको बस क्या करना है? सीधे सीधे जोड़ देना है। 85 और एरो का साइन आपका लगा ही रहेगा, दूसरे साइड के दूसरे साइड जुड़ जाएंगे। 8.5 प्लस का 14.35। आगे देखिए, आगे बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब x बराबर, इनको जब जोड़ेंगे आप
तो टोटल जब जोड़ने ये 5 पॉइंट दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो इसको निगेटिव में लेकर जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है, इनको जब टोटली जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 17 ग्राम आ जाएगा, यानी 17 यानी 17 ग्राम आ जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं करना भाई, इनको दोनों को जोड़ना है और इसको ले जाके इधर क्या करना है, घटा देना है, बस कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ओके, अब देखिए अगर नहीं घटा पा रहे तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इसको भी कुछ लोग भाई नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे इनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 35 है और ये आपका 5 है तो 85 हो जाएगा। और 14 8 कितना होता है भाई, 14 8 अगर बात की जाए तो 22 हो जाएगा, 22.85 हो गया। अब इसमें से अगर 5.85 घटाएंगे, 8 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 17.85 ही तो आएगा, 17 5 22 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा इक्वल, क्योंकि 85 इधर भी है 85 इधर भी है, 0.85 दोनों साइड है तो ये कट जाएगा, यानी 17 ग्राम आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा जोड़ा गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करता है, बताइए इसको भाई, जवाब क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन इज दी PbO एंड PbO2, सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 4th नंबर, बताइए इसका क्या है जवाब। दे रहा है ऑक्सीजन गैस के कितने मोल 180 ग्राम जल के विद्युत अपघटन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन कितने मोल 180 ग्राम के जल विद्युत अपघटन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए H2O और इसको जब तोड़ेंगे तो 2H2 प्लस O2, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ओके, कंप्लीट है। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखिए आपका 2 × 18 इक्वल टू कितना, 36 ग्राम हो जाएगा। ओके, इतना एकदम क्लियर है। अगर 36 जो है ग्राम के लिए, 36 ग्राम जो वाटर है यानी जल है, जल 1 मोल O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है। नहीं देखिए, अगर 36 ग्राम जल जो है 1 मोल ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है तो भाई क्या 180 ग्राम जल कितना मोल उत्पन्न करेगा, यही तो बताना है, सिंपल सिंपल ना, यही तो बताना है कितना मोल उत्पन्न करेगा। तो क्या हो जाएगा 180/36, 180/36। डायरेक्टली इसको जब काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 5 15 और 6 5 30, यानी 5 आपका आ जाएगा, 5 मोल ऑक्सीजन उत्पादित यहाँ पर किया जाएगा। ओके, 5 मोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की संख्या होगी, अच्छा होती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए इसको कैसे किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन उसी के अनुसार एकदम चलना है, कुछ भी नया नहीं करना इसमें। अब यहाँ पे हमारा दे रखा है Al2O3 का द्रव्यमान, यानी जो मास हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है Al2O3, तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 2 × 27। 27 ने कहाँ से आया, आपका एल्यूमिनियम का द्रव्यमान होता है, 13 का 12 करेंगे, यहाँ पे दोगुना करेंगे और उसमें जो है एक एक्स्ट्रा आपका होता है 27 हो गया, प्लस आपका 16 × 3, ये 16 कहाँ से है, ऑक्सीजन का आपका द्रव्यमान है, इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 102 आ जाएगा, 102 आपका आ जाएगा। अब देखिए 0.051 आपका ये भाई कितना ग्राम है, इतने Al2 की बात की जा रही है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जा रही है। अब भाई आपको पता है इनका जो है, इनमें एक में कितना है, यहाँ पे 102 है, तो ये 0.01 में कितना हो जाएगा, 0.051, 1 नहीं है 0.051 है। इसको बस क्या करना है, 102 से डिवाइड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.005 मोल आएगा। ओके, इतना आपका आ गया। तो 1 मोल बराबर इसकी बात की जा रही है, किसकी भाई, Al2 यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड की, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 1 मोल में एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो संख्या कितनी होती है, 2 × 6.023 × 10⁻23
एल्युमिनियम और 3+ हो जाएगा, क्योंकि संयोजकता इसकी होती है 3+, इसकी संयोजकता होती है आयन, हो सकता है आयन भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 0.05 मोल, ये आपका जो है 0.0005 मोल, 0.005 मोल। अब 0.005 मोल हो गया। उसके बाद Al2 जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी बात की जा रही है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जा रही है। उसमें जो है क्या है कि इसका मल्टीपल कर देंगे डायरेक्टली, ए जो है आपका इसका मल्टीपल कर दिया जाएगा इसी में, यहाँ पे डायरेक्टली इसके आगे क्या कर लिख लेंगे, मल्टीपल इसके आगे डायरेक्टली लिख लेंगे। ये जो 2 है 6.023 इंटू 10⁻23 और Al के पावर के यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके आगे आपका जैसे ही इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60.3 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। और Al यहाँ पे आपका तो रहेगा ही, ओके, Al+3 आपका रहेगा ही। अब देखिए 3 यहाँ पे हमारा कहाँ चला गया, इसमें 3 जीरो थे, ये हमारे 3 जीरो ने यहाँ पे इसको ले लिया, यानी पावर जो 3 यहाँ पे हमारी थी वो इस 3 जीरो को डिवाइड करने में चली गई। ओके, याद रखिएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, फर्स्ट वाला, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए सांद्रण की कौन सी विधि ताप के साथ परिवर्तन नहीं होती है। सांद्रण की कौन सी मेथड है जो ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात की जाए, मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि इसमें विलेय तथा विलायक का भार मिला होता है, ना कि आयनन का। याद रखिएगा, मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती क्योंकि इसमें विलेय तथा विलायक का भार मिला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोललता, मोललता यानी मोलैलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्न में कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया सही नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेकंड वाली जो अभिक्रिया दे रखा है। देखिए अब यहाँ पे आपका 2, ये इधर Mg है, यानी मैग्नीशियम दोनों साइड 2 आपका दिया है, ऑक्सीजन आपके 2 हैं तो दोनों साइड 2 हैं, ABC आपका है। और C3 यहाँ पे देखिए कार्बन 3 इधर है और कार्बन 3 इधर रहे हैं भाई, इधर कार्बन 2 ही है। यहाँ पे देखिए H8 है, जबकि यहाँ पर भी आपका नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगर P4 की बात करें, देखिए P4 इधर भी है, 10 ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन दोनों साइड, ये भी आपका सही है। अगर CH4 की बात की जाए, CO2 2H2 यहाँ पे भी आपका देख सकते हैं सेम है, जबकि यहाँ पे एक क्या है, एक गलत है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया सही नहीं, ये आपको बताना था, तो सही कौन सी नहीं है, बी वाली हो जाएगी भाई, सही है, अभिक्रिया नहीं है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्पीशीज CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 8वें प्रश्न का जवाब क्या है भाई, फटाफट बताइएगा कमेंट करके। और देखिए एक चीज़ की मतलब ये ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा इसका, क्वेश्चंस जो हैं कैसे रहे, आपको कैसे लगा वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। ओके, अब देखिए इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या कहा है, ये बोला है कि निम्न में कौन सी स्पीशीज CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, समान होगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आप बोल सकते हैं। अगर CO की बात की जाए, CO में क्या क्या होता है, यहाँ पे कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, तो 8 6 कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यानी 14 हो गया। N2 की बात की जाए, N2 यहाँ पे दे रखा है, इसमें जो है क्या होता है 7 और 7 यानी 14 हो गया, यानी पूछा हम कि भाई किसके बराबर होता है, यानी किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी वाला। देख सकते हैं यहाँ पे प्लस लगा है, उसको मत लिखिएगा, उसमें जो भाई क्या हो जाएगा 7 और 5 ही रहेगा, ये जो है 2 आपका 1 चला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रकरण के द्वारा, अच्छा, प्रयोग के दौरान निम्न में कौन सा निरीक्षण सही नहीं था, ये आपको बताना है कि इसमें भाई कौन सा नहीं था। तो आपका देखिए पहला दिया है, स्वर्ण पथ से गुजरने वाले अधिकांश अल्फा कण विचलित नहीं थे, तो इसका भाई कौन सा है सही है, ये बताइएगा। तो भाई सही नहीं था, ए भी आपका सही था। अल्फा कणों का छोटा सा अंश छोटे से कोण से विचलित हो गया था, ये भी आपका सही ही था। आगे अल्फा कणों की काफ़ी बड़ी संख्या वापस उसी दिशा में लौट गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे गलत दिखा रहा है कि मतलब कौन सा निरीक्षण सही नहीं था।
अब यहाँ पे आपका अल्फा कणों की काफ़ी बड़ी संख्या उसी दिशा में वापस नहीं लौटी थी, ये आपका गलत है भाई, काफ़ी दिशा में नहीं लौटे थे, ये गलत है। देखिए नेक्स्ट है बहुत ही कम अल्फा कण, यानी ये आपका सही है। यहाँ पे जैसे बोला काफ़ी बड़ी संख्या में, ये आपका गलत हो, काफ़ी बड़ी संख्या में नहीं थे, जबकि ये आपका क्या भाई लगभग यानी अप्रॉक्स में 1 के आसपास से गुजरे थे, मतलब रिएक्शन हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट भाई आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डी वाला यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 9, 10, 10 उन उत्सर्जन रेखाओं की संख्या क्या होती है जब n = 5 में हाइड्रोजन परमाणु का उत्तेजित इलेक्ट्रॉन तलस्थ अवस्था में आता है। तलस्थ मतलब यहाँ पे तलाशते हुए यानी सर्च करते हुए, कुछ खोजते हुए, एक्साइटेड भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के, देखिए इलेक्ट्रॉन के जन्मे कोष में जो तलस्थ की बात की, इसको आद्य भी आप कह सकते हैं, एक्साइटेड भी कह सकते हैं। अवस्था में गिरने पर निर्मित रेखाओं को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है कि जैसे कि कैसे निरूपित किया जाता है भाई, n-1/2। तो यहाँ पे देखिए अब 5 दिया है n बराबर, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, /2 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 5 × 20 और ये 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है वह कक्षक चित्र जिसमें अपबाऊ सिद्धांत भंग होता है, यानी अपबाऊ सिद्धांत इसमें आपका फॉलो नहीं होता है, कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे आपका अपबाऊ सिद्धांत कौन सा नहीं मानता है, कौन सा आपका भंग हो जाता है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए कौन सा है, तो अपबाऊ सिद्धांत कहाँ पे भंग हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन जो है ऐसा बता रहा है कि ये आपका भंग कर देता है, इसमें आपका कोई भी परिवर्तन यहाँ पे जो है ये आपका अपबाऊ नियम को नहीं मानता, यानी कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में से एक में है, इलेक्ट्रॉन के लिए n, l व m के संभव मान क्या हैं। 3D की बात की जा रही है, तो 3D में कौन कौन से हो सकते हैं l के मान। यहाँ पे n बराबर कितना होता है, n बराबर 3 होने चाहिए, सभी में 3 है, ओके। l बराबर 2 होने चाहिए, तो किसमें किसमें, इसमें आपका केवल है, बाकी किसी में नहीं है। l बराबर देख सकते हैं और किसी में भी नहीं है, तो यानी कौन सा हो जाएगा, सी ही केवल ऐसा है जिसमें l बराबर 2 है। उसके बाद m बराबर आपका कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, यहाँ पे -2 है, -1 है, +0 और +1 +2, ये आपका सही है भाई, कौन सा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में किस दिशा में तत्वों की अपचायक प्रकृति घटती है जबकि आक्सीकारक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए बाएं से दाएं, बाएं से दाएं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। आवर्त सारणी में किस दिशा में तत्वों की अपचायक प्रकृति घटती है जबकि आक्सीकारक प्रकृति बढ़ती है, तो यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर ये होता है। अगर यहाँ पे और बात की जाए, जो बाएं से दाएं आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर ही ऑक्साइडों का क्षारीय मान बढ़ता है, क्षारीय गुण जो होता है वो घटता है, बढ़ता नहीं घटता है। जो क्षारीय गुण होता है वो क्या होता है, घटता है, यानी डिक्रीजिंग होता है। और जबकि अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, क्षारीय गुण क्या होता है, घटता है यानी निगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता का घटता हुआ क्रम क्या है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, वर्ग में ऊपर से नीचे की, जैसे कि आप ऊपर से ऐसे नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर जाने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय शक्ति घटती है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा दर्शा रहा है, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो सी वाला हो जाएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, मैग्नीशियम है और यहाँ पे बेरियम है, ओके। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम है। नेक्स्ट है तत्वों के निम्न में कौन सा आवर्त गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी फॉर एलिमेंट्स। तो कौन सा नहीं होता यहाँ पे, प्रकृति में प्राप्ति की अगर बात की जाए तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, यानी अटेनमेंट इन नेचर। ये इसका रीजन क्या है, इसको आप बताने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए इसके यहाँ पे अगर बात की जाए, प्रकृति में तत्वों की प्राप्ति जो होती है, प्राप्ति जो तत्वों की होती है वो
तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति में तत्वों की प्राप्ति यानी जो उनको प्राप्त किया जाता है यानी जो उनको पाया जाता है वो प्रकृति के तत्व पर निर्भर करती है, यानी प्राप्ति तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। यह आवर्ती गुण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऑक्साइडों के किस समूह की प्रकृति उभयधर्मी होगी? क्वेश्चन बढ़िया वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो Al2O3 AS3O3 ZNO, इसका भाई क्या होगा? प्रकृति उभयधर्मी होती है, यानी ए ऑप्शन ही दी राइट ऑप्शन। Al2O3 AS3O3 और ZNO, इसकी जो है प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आध्रुवी है? निम्न में कौन सा आध्रुवी है? निम्न में से कौन सा आध्रुवी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आध्रुवी इसमें कौन सा है? SO2 CO2 H2O कौन सा है? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? फटाफट देखिए, कम से कम कोशिश किया करिए कि आंसर जो है आप दे सकें। ओके, आंसर देने से जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका किसके किसके मध्य में होता है? CO2 यानी कार्बन जो होता है द्विध्रुवी विपरीत दिशाओं में होते हैं, इसलिए कुल द्विध्रुवी आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे आध्रुवी की बात की जाए, कौन आध्रुवी होता है जिसका द्विध्रुवी आघूर्ण कैसा होगा? 0 होगा। वो कैसा होगा? यहाँ पे आध्रुवी होगा, यानी कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, बताइए इसका क्या है राइट आंसर? तो यहाँ पे देखिए, इसकी अगर बात की जाए राइट आंसर, निम्न में कौन से कक्षक अतिव्यापन के पश्चात सिग्मा बंध को निर्मित नहीं करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैप? यहाँ पे देखिए कैसे कैसे यस कक्षक। अगर यस कक्षक की बात की जाए तो कैसा होता है? ऐसे कुछ होता है, ऐसे बेसी लाइनिंग करा दी है। ओवरलैप की बात कर रहा है तो यहाँ पे कौन बना रहा है? सिग्मा बंध बना रहा है। सिग्मा बंध को निर्मित नहीं करेंगे। सिग्मा बंध की बात कर रहा है, निर्मित नहीं होगा। अब यहाँ बोला यस और पी, यहाँ पे यस आपका ये वाला हो गया और पी कैसे रहे भाई? ऐसे कुछ, पी ऐसे रहेगा। तो इसमें भाई क्या होगा? इसमें भी सिग्मा आपका बनेगा, इसमें भी सिग्मा आपका बन जाएगा। अगर आपका पी करें, पी अब अतिव्यापन करें तो इसमें क्या होगा? तो अगर पी आपका करेगा तो क्या हो जाएगा? PZ है और PZ है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी बन जाएगा ऐसे, इसमें भी आपका सिग्मा बन जाएगा। जबकि डी वाला जो है PX और PX, इसमें आपका क्या होगा? नहीं बनेगा। PX और PX जो है इसमें क्या होगा? नहीं बनेगा। इसका ध्यान रखना है आपका, क्योंकि ये जब बनेगा तो ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ये जो है इस प्रकार से खड़ा होकर बनेगा, तो इस वजह से इसमें नहीं बन पाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन निर्मित नहीं करेगा, ये आपका बताना है भाई। यहाँ पे जो है सिग्मा आपका नहीं बनाया जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट 19, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में तारांकित कार्बन को सर्वाधिक धनावेशित माने जाने की अपेक्षा है? जैसे यहाँ पे स्टार दिया है उसकी बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा कार्बन किसके पास होंगे? तो यहाँ पे किसके पास होंगे? तो नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें कार्बनिक यौगिक में तारांकित कार्बन को सर्वाधिक धन, इसका भाई जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए अब इसमें जो है अगर आपको देखा बात करें तो क्या होता है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन और कौन होता है? तो इसमें जो से में से व कार्बन में से किसके पास सर्वाधिक होता है? क्लोरीन के पास सर्वाधिक। जो विद्युत ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव सबसे अधिक होता है, कौन होता है? वो क्लोरीन होता है। अब जिसके पास क्लोरीन होगा, जिससे मतलब सटा होगा यानी जिससे चिपका होगा, उसके पास क्या होगा? कम होंगे, ठीक है, उसका धनावेश कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक किसके पास हो सकते हैं? जिसका सबसे कम बॉन्ड बना होगा। देखिए इसमें भी निगेटिव इसके पास कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा और इसमें भी हो जाएगा ज़्यादा ही, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपका Br दिया है और CH3 दिया है, तो इसमें सबसे कम जो है चांसेस होने, सबसे अधिक जो होने के चांसेस किसके हैं? CH3 फर्स्ट वाले के। CH3 जो फर्स्ट वाला है इसके पास सर्वाधिक प्रभावी यानी आयनन हो सकता है। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और कुछ भी इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में कौन सा सही IPSC नाम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही नाम? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए 3 एथिल 4 और 4 डाई मेथिल हेप्टेन हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 21 का, कौन सा अपचायक निम्न परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग चेंज। यहाँ पे आर आपका दिया है COH और एरो RCH3OH। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे अगर बात की जाए कौन परिवर्तन के रूप में यानी अपचायक के रूप में कौन काम करेगा, यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, जो क्रिया को आपको पूरा कराता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन मतलब जो आपका लिखा रहेगा जब ROCH जो रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा वो कौन रहेगा? यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम और H4 हो जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम H4 हो जाएगा। नीचे आपका जल लगा लेंगे, H2O लगा देंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा? RCH2OH आपका मिल जाएगा। ओके, बस ये करना था। यानी यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम। यहाँ पे H4 आपका लगाया जाएगा, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है 22, प्रोपेनॉन के जल अपघटन द्वारा अनुसरित एल्केल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करने पर उत्पाद होगा। 22 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो होगा कौन सा? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा है तृतीयक अल्कोहल के बारे में, यहाँ पे राइट आंसर होगा तृतीयक अल्कोहल आएगा कैसे? देखिए जैसे कि आपका होता क्या है कि HCHO प्राथमिक अल्कोहल देता है। HCHO जो होता है वो आपका प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बताता है। RCHO की बात की जाए, RCHO ये आपका सेकेंड वाला, ये आपका प्राइमरी वाला यानी फर्स्ट वाला। RCHO की बात की जाए ये आपका कौन सा देता है? सेकेंड वाला देता है। R2CO जो अपकर्मक होता है यानी जल का अपघटन द्वारा, ये कौन सा देता है? तृतीयक वाला देता है। बस यही आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23, निम्न में से कौन सा फिनॉल है? इसमें आपको फिनॉल बताना है कि कौन सा फिनॉल है। क्रिसॉल, केटेकॉल, बेंजेनॉल, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन या तो है, क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। OH समूह मतलब जब तक जुड़ा नहीं रहेगा तब तक आपका होने वाला नहीं है। OH समूह जब तक आपका जुड़ा नहीं रहेगा तब तक आपका होने वाला नहीं है। जैसे कि अगर बात की पहले ऑप्शन की, जो क्रिसॉल दिया इसका कैसे बनेगा? तो कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका रहेगा और बीच में आपका ये सर्कल, एक आपका भाई OH यहाँ पे लगा रहेगा, OH यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, ये आपका क्या बन गया? क्रिसॉल बन गया, ये क्रिसॉल बन गया। अगर बात करें बेंजेनॉल की, बेंजेनॉल कैसे बन जाएगा? कुछ ऐसे ही उसकी भी आकृति रहेगी, कुछ ऐसी आकृति उसकी भी रहेगी और यहाँ पे OH लगा दिया और बस ये आपका क्या होगा? बेंजेनॉल हो गया, ये आपका बेंजेनॉल हो गया। अगर बात करें केटेकॉल का, केटेकॉल जो है उसके लिए भी कुछ ऐसी ही आकृति बनेगी, ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे OH और यहाँ पर भी OH आपका रहा। एक कौन सा है? केटेकॉल का है। निम्न में कौन सा फिनॉल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। OH समूह जो है आपका रहता तो आपका क्या दिखा रहा है? देखिए यहाँ पे सभी फिनोलिक यौगिक कहलाते हैं, जितने भी आपके दिए हैं फिनोलिक यौगिक ये सब हैं। ओके, कौन सा फिनॉल है? तो फिनोलिक यौगिक है, यहाँ पे आपको बताया नहीं है कौन सा है क्या है, तो ये चीज़ें आपके बारे में नहीं बताया, यानी इनमें से कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल के परिवर्तन को प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, कौन उत्प्रेरित करता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेरित कौन करता है? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जाइमेज हो जाएगा,
जाइमेज, याद रखिएगा जाइमेज, जिसका फार्मूला क्या है C6H12 और O6 होता है, O6 होता है, जिसको तोड़ने पर क्या बनेगा 2CH2 C2H5OH और प्लस 2C2 बन जाता है। ओके, यहाँ पे है आपका C2H5 और OH आपका इधर आगे दिया है, ठीक है। C6H12O6 आपका बन जाएगा। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल के परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका C2H5OH आपका एथेनॉल बन गया। आपका लास्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक ध्रुवीय है। तो यहाँ पे भाई बताइए क्या है इसका राइट आंसर। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको पता है कि CHO कौन सा है, ये वाला CHO रहता है, CHO ये नहीं रहता है, CHO रहता है। कार्बनिक समूह के कार्बन पर न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण सर्वाधिक ध्रुवीय होगा। आपका कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। अच्छे क्वेश्चन थे, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँच चले। और केमिस्ट्री का आपका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री पिछली बार भी नहीं चल पाई, लेकिन इस बार केमिस्ट्री आपका टारगेट मेन रखा जाएगा। ओके, केमिस्ट्री को टारगेट में रख के किया जाए, क्योंकि इसका जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं हर बार। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुँचा सकूँ। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फन में बितासी सर। थैंक यू।